2 प्याले चाय के थोड़ा आराम के साथ पीने लगे। साथ ही सतीश जी को बताने लगा मेरा शहर कैसा है, मेरा शहर, मेरे शहर का गौरव, श्री बख्शी जी का निवास, महाद्वीप का प्रथम विश्वविद्यालय संगीत का जो सन 56 से यहाँ है, अनेक लेखकों का परिचय जिनका संबंध रहा मेरे इस छोटे से कस्बे से। थोड़ी देर चाय के साथ बातें थमी और रेश उनकी ओर लौटे। राह में चलते अचानक एक हाथ ने मुझे रोका। उनकी झुर्रियों वाली आंखें, केसों का चांदी पन का रंगल, अधेड़ उम्र की महिला मेरे सामने आ खड़ी थी। मैंने उन्हें पहचान नहीं पाया। वे बोली, बेटा राजू तुम हो? कब आए? एक अरसा हुआ तुम्हें देखे। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? छात्र गुरुजनों के साथ भ्रमण करने गए थे। वहां देखा कि एक बड़ा पेड़ है जिनकी अपनी एक अलग सी मान्यताएं हैं। वहां एक दुकानदार है जिसका दुकान उस पेड़ से लगा हुआ है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि वह पेड़ उस दुकानदार को संभाले हुए है और दुकानदार पेड़ को संभाले हुए है। जिसके नीचे एक मोची बैठता है जिनका उम्र उसी पेड़ के नीचे बीत रहा है। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो हमें देखने को मिलता है कि आसपास भी दुकानें जिनका अपना एक अलग पहचान है। आगे जाते गए तो वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिला जिनका नाम बाके बिहारी है। अपने गांव से निकल तालिब की दहलीज छूकर सही सलामत वापस गांव लौटने वाला अभी तक का एकमात्र प्राणी था। गांव के बहुतों को यह भी पता नहीं था कि तालिब किस बला का नाम है। हालांकि वह तालिब का कोर्स अधूरा छोड़ भाग आया था। फिर भी यह बड़े फख्र की बात थी कि वह कॉलेज तक तो पहुंच पाया और मैट्रिक पास की योग्यता के साथ वह पास के गांव में मास्टरी की नौकरी हासिल करने वाला आसपास का प्रथम व्यक्ति बना था। उन दिनों 500 रुपये मासिक तनख्वाह दी, बहुत तो नहीं पर ठीक था। नीम के पेड़ के नीचे अपनी पेटी लिए बैठा है जिसके ऊपर 2-4 टूटे हुए ब्रश रखे हैं और 2-4 पॉलिश की शीशियाँ। एक समय था जब हाथों से बने जूतों का ही चलन था। मोहन के पिता बाबूलाल क्षेत्र के चर्चित जूता साज थे। उनके नाम से ही उनके गांव धर्मपुरा को जाना जाता था। लोग हफ्तों पहले उन्हें जूतों का ऑर्डर देते, तब जाकर उन्हें जूते मिलते। काम इतना ज़्यादा था कि मोहन को भी कम उम्र में ही जूते बनाने सीखने पड़े। काम से घर में पैसों की भी कोई कमी न थी। तीज त्योहारों में जब भी मोहन की बड़ी दीदी गीता मायके आती तो पिताजी गीता के साथ साथ मोहन को भी कपड़े दिलाने पिपरिया पार खैरागढ़ ले जाया करते। पिपरिया पर उस समय पुल नहीं बना था। नवा गांव के केवल छोटी लकड़ी की नाव पर लोगों को नदी पार कराते। गांव और नदी की मछलियाँ। खैरागढ़ रियासत काल से ही काफ़ी समृद्ध नगर है। जब से इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय खुला है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह चलता है। शिक्षा का स्तर भी अच्छा है। देश विदेश से छात्र कला, संगीत, नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला सीखने यहाँ आते हैं। अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं के लोगों के यहाँ बसने से छुआछूत भेदभाव जैसे भाव इस नगर में अब तक नहीं देखे हैं। लड़कियों का पैंट पहन कर घूमना उस समय भी यहाँ आम बात थी। लड़के लड़कियों की दोस्ती भी सामान्य जैसा जैसे सारा शहर एक आदर्श शहर रहा हो। कपड़े खरीदकर वापस जाते समय मिठाइयाँ लेकर जाते। आज अधिकांश लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के महंगे जूते पहनते हैं जो या तो विदेशों से आते हैं या बड़े बड़े शहरों में कारखानों में बनते हैं। वैश्वीकरण का दौर जब शुरू हुआ, सरकारों ने बड़े कारपोरेट घरानों को अनेक सहूलियतें दी जिससे बाजार उनके प्रभाव में आते गए, जबकि स्थानीय नागरिकों
और कारीगरों के हाथ से काम जाते चला गया। बाबूलाल के गुजरने के बाद मोहन प्लास्टिक के जूतों को काप कर, कटे फटे जूतों को सील कर, पॉलिश कर जीविका जीते रहे। अपनी एक बेटी का विवाह किया, बेटे की पढ़ाई लिखाई भी कराई। चाहता था कि बेटा कोई अच्छी नौकरी करे, पर बेरोजगारी के मारे कुसंगत में पड़ गया। अक्सर नदी पार के भट्टी के पास नशे में धुत पड़ा रहता। यह देख मोहन ने उसे भी एक पेटी पकड़ाकर सरकारी अस्पताल के पास बैठा दिया। शहर में आज एक कार्यशाला हो रही है, जिसमें आए एक व्यक्ति ने जूते पॉलिश कराने चाहे। जूता लाल रंग का था। ना तो मोहन न ही उसके बेटे के पास लाल रंग की पॉलिश थी। जैसे तैसे दूसरे के पास से जूता पॉलिश करा लाया। 20 रुपए में 5 रुपए ही उसे मिले। हाथ में पैसा थाम वह सोचने लगा, इतनी कमाई से तीजे पर घर आई बेटी के लिए एक लुगड़ा का पैसा जोड़ने में तो सालों लग जाए। धन्यवाद। उस गली, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, शहर के इस कोने से उस कोने खाक छान रहे थे। वो जहां से निकलते वहीं कुछ देर के लिए जनवरी की भोर हो उठती। धुआं इतना कि एक आदमी दूसरे आदमी को ना दिखे। परेशान तो पूरा शहर था, लेकिन उन्हें टोकने की हिम्मत ना होती थी। शरीर किसी दानव जैसा, सब के सब एक से एक लंबे मोटे तगड़े। बाइक भी उनके नीचे बेबस सी नजर आती थी, जैसे हाथी गधे की सवारी कर रहे थे। खाने का कोई एक ठिकाना न था। हर आध घंटे में आम जनता ने अपनी जरूरतें कम कर ली थी और उम्मीद कर रही थी कि किसी तरह ये दिन भी गुजर जाएंगे। मगर दुर्भाग्य से उन 40 रुपयों का बोझ इस कहानी के संवेदनशील नायक के लिए इतना भारी हो गया था कि वह उससे पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन हो उठे थे। वैसे वह पेंशन याफ्ता प्राणी थे। उन्हें थोड़ी मगर निश्चित रकम हर माह मिल रही थी, जो उनकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त थी। अपनी पेंशन के हिसाब से उन्होंने पहले ही अपनी कुछ और अनावश्यक आदतों और ज़रूरतों को तिलांजलि दे रखी थी। इस समय देश में कोरोना काल के उत्पीड़न का दौर चल रहा था। देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बंदिशें लगी थी। ज़्यादातर लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे थे, मगर मजबूर थे। सार्वजनिक वाहन, रेल, बस, हवाई जहाज सभी की चाल पर ब्रेक लगा दिया गया था। होटल, दुकानें बंद कर दी गई थी। कुछ जरूरी कल कारखानों, ऑफिसों को अपनी क्षमता के 1/3 में ही काम करने की छूट थी। मगर सबसे ज़्यादा मुसीबत तो दैनिक मजदूरी करने वालों छोटे दुकानदारों पर आ पड़ी थी। कुछ मजदूरों ने तो स्थानीय साग भाजी, फल फूल बेचने के काम में अपने को लगा रखा था, ताकि किसी तरह परिवार के भूख प्यास को थामा जा सके। देश की गरीब जनता को कोरोना काल के जल्द खत्म होने का आश्वासन दिया जा रहा था और भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। मगर भगवान के मंदिर भी बंद थे। कहा गया कि जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए इनको बंद किया जा रहा है। पता नहीं इन्हें फिर खोला किस लिए गया था। लोगों की सुबह शाम की सैर पर भी पाबंदी थी। सबके लिए मास्क और 2 गज की दूरी अनिवार्य थी। मगर आदत से मजबूर और अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले कुछ बुजुर्ग सब्जी भाजी लेने के बहाने निकल ही जाते थे। इन्हीं लोगों में वह भी एक थे। ऐसे ही एक सुबह सैर के समय उन्हें लगभग 20 साल का एक लड़का दिखाई दिया, जो अपनी ऑटो से सिंघाड़े की गठरी उतार कर बेचने के लिए ढेरी में सजा रहा था। इस मौसम के ये पहले सिंघाड़े थे। सिंघाड़ों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो उस लड़के के करीब गए और सिंघाड़ों के दाम पूछे। लड़का नया विक्रेता लगता था। उसने उनकी ओर सिर नहीं उठाया, सिर भी नहीं उठाकर देखा। गोया उसे अपने पहचानने जाने का डर हो या शर्म कि वह ज़्यादा दाम बता रहा है। अपने सिंघाड़ों की ढेरी पर
छूते छूते ही उसने कहा 80 रुपया किलो साहब। सिंघाड़े लाल और हरे रंग के थे और ताजे लगते थे। कल शाम को ही किसी तालाब या डबरी से इन्हें बेचने के लिए निकाला गया था। अगर खुले दिमाग से हम चीज़ें ग्रहण करें तो जो चीज़ें सर हमको देना चाह रहे थे कि प्रगतिशील चीज़ें हम लिखें, परिवेश के बारे में सूक्ष्मता से अवलोकन करें, साथ ही साथ जो संवेदनाएं हमारे मन में होती हैं विषयों के प्रति, जैसे बीच बीच में क्लाइमेक्स वगैरह की बात हुई कि क्लाइमेक्स कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अध्ययन से डेवलप होती जाती हैं। तो अधिकांश शुरू से लेकर आज तक तीसरे दिन तक एक बात अति प्रमुखता से बोली गई कि ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी को अध्ययन करना होगा। और आज विशेष रूप से मात्रा और वर्तनी पे लंबी चर्चा हुई। सर लोगों ने बताया कि कितनी गलतियाँ हमने की हैं, तो उसका मूल कारण यही है कि हम आप और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि मैं स्कूल से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो स्कूल में उस तरह का अध्यापन कार्य नहीं हो रहा है सर। जैसे शिक्षक पहले हमको कथरा पढ़ाते थे,